नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए मोहन राकेश जी की कहानी खाली। तोशी को फिर वही चिढ़ हो रही थी। समझ नहीं पा रही थी किस चीज से, अपने से, कमरे के कोने कोने में लदे सामान से, खिड़की से, कमरे में फैल आई धूप से। वह दहलीज तक जाकर कमरे में लौट आई। बरामदे में कितना कुछ पड़ा था, झूठी प्यालियों से लेकर गुड्डू की किताबों तक, जिसे उसी को समेटना था और कुछ करने को नहीं था। वह 10 मिनट में वह काम कर सकती थी, मगर काफ़ी देर से वह उसे शाम के लिए टाल चुकी थी। इसलिए उस वक्त उसने उन चीज़ों की तरफ देखा भी नहीं। वे जैसे वहाँ थी ही नहीं। उन्हें उस वक्त नहीं, शाम को वहाँ होना चाहिए था। दहलीज की तरफ जाते हुए उसे लग रहा था कि गर्मी उसे परेशान कर रही है। उधर से लौटते हुए लगने लगा कि गर्मी नहीं, एक गंध है जो उसे ठीक से सांस नहीं लेने दे रही है। वह गंध हर चीज़ से आ रही थी, पलंग से, खूंटी पर टंगे कपड़ों से, फर्श से, अपने आप से। एक बार फिर उसके मन में आया कि अगर वह नहीं नहा सकती तो शायद इस गर्मी में यह गंध से कुछ हद तक छुटकारा मिल जाता, पर नहा नहीं सकती। वह 12 बज चुके हैं और गुसलखाने में एक बूंद पानी नहीं था। जब पानी था तो जाने किसने से नल का खुला रह गया और पूरा दालान पानी से भर गया। उस समय वह सब्जी खरीदकर बाजार से लाई थी। सोच रही थी कि घर पहुंचते ही पहला काम नहाने का करेगी, पर दालान को पानी से भरा देखकर उसका सिर भन्ना गया था। यह जानने का कोई उपाय ही नहीं था कि नल किससे खुला रहा। बेबी स्कूल जा चुकी थी, जुगल दफ्तर। मुमकिन यह भी था कि नल खुद उसी से खुला रह गया हो। मगर उसे झल्लाहट हुई कि बेबी और जुगल उस समय उसके सामने क्यों नहीं है। दोनों में से कोई भी सामने होता तो वह कुछ देर उस पर झींक लेती। यूं बहते पानी को देखकर मन के किसी कोने में एक ख्याल यह भी उठा कि क्यों ना कपड़े उतारकर उस पानी को अपने ऊपर उड़ेल ले। पर पानी की ठंडक को अपने में भर लेने की ललक के बावजूद वह जैसे एक जिद के साथ कुछ देर गुस्से में भरी खड़ी रही थी। फिर उसी गुस्से के साथ गुसल खाने में जाकर नल बंद कर आई थी और किसी को सजा देने की तरह तीखे हाथ से झाड़ू चलाती हुई पानी बाहर निकालने लगी थी। इससे जो छींटे उड़कर शरीर पर पड़े उनसे कुछ राहत भी मिली थी, पर दालान को सुखा देने के बाद अपनी जिद में ही नहाना टालकर वह कमरे के अंदर चली आई थी। आकर हाफती हुई दीवार के सहारे फर्श पर बैठकर पानी से नरम पड़ी हाथों की लकीरों को देखती रही थी। कुछ देर बाद चाय बनाकर उसके साथ उसने एक एस्प्रिन की एक टिकिया भी ले ली थी। सोचा था कि टिकिया लेकर कुछ देर लेटी रहेगी, पर पलंग के पास जाने पर उसे और चिढ़ होने लगी थी। उसकी मेहराबदार पायों से, उस पर बिछी चादर से और दो दीवारों के बीच उसकी स्थिति से। वह कुछ देर इस तरह पलंग को देखती रहती जैसे उसे लेकर अभी अभी कुछ किया जाना हो। फिर वहां से हटकर खूंटी पर लटकते कपड़ों को देखती रहती, जैसे कि जो किया जाना था उसका संबंध पलंग से ना होकर उन कपड़ों से हो। उन कपड़ों से मन हटाने के लिए ही शायद वह दहलीज की तरफ बढ़ गई थी, या शायद बिना किसी भी इरादे के। गुसल खाने में पानी नहीं है, इस ख्याल से उलझकर उसने पंखे की नॉब को अपनी तरफ घुमा दिया। हवा हल्की आंच की तरह उसके शरीर को छूने लगी तो वह आराम कुर्सी पंखे के नीचे खींचकर उस पर पसर गई। अपने ब्लाउज की हुकें एक एक करके खोल दी। गर्म हवा के नीचे सरसराते पसीने को से उससे ठंडक अच्छी लगने लगी। मन हुआ कि कपड़े खोल दे, ब्लाउज खोल दे और पूरे बदन का पसीना सूख जाने दे। जुगल घर पर नहीं था, पर उसका होना उसके बाहर रहने पर भी उसी तरह महसूस होता था जैसे घर पर रहने पर। उसकी साड़ी की नीचाई और ब्लाउज की ऊंचाई, इन पर जुगल की नज़र हर वक्त रहती थी। शुक्र था कि नहाते वक्त वह गुसल खाने में उसके साथ नहीं होता, रात को बिस्तर में साथ होता था तो उस वक्त बत्तियां बुझी रहती थी, वरना तब भी त्योरियां डालकर कह सकता था, तुम्हें खुद ही अपने को, आपको शर्म नहीं आती तो दूसरा कोई तुमसे क्या कह सकता है। तुम्हें अच्छा लगता है कि अपने को उघाड़ कर दिखाना, तो ठीक है, दिखाती रहा करो। मैं आगे से तुमसे इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा। पर आगे से कुछ ना कहने के लिए शायद वह उसकी ब्लाउजों की टूटी हुई खुद होके खुद टाकने लग जाता था। वह ऐसे में कोशिश करती थी कि किसी तरह अपना मन जुगल की बातों से हटाए रख सके। जुगल को जब उससे किसी भी चीज़ की शिकायत होती थी तो उसका चेहरा मरी हुई मुर्गी की तरह लटक जाता था। उसकी आंखें इस तरह झपकने लगती थी कि उसकी तरफ देखा भी नहीं जाता था।
जिंदगी की हर चीज का गिला आंखों में लिए या तो वह असहाय सा खड़ा रहता था या उस पर एक ही घड़ी में हर चीज का प्रतिशोध ले लेने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगता था। मुझे अपने लिए इस घर से कुछ नहीं चाहिए, मेरी तरफ से आग लगा दो इस घर को। मेरा कसूर इतना ही है ना कि शाम को दफ्तर से सीधा घर चला आता हूँ, कल से नहीं आया करूंगा, सुराहा करूंगा किसी दोस्त के घर जाकर। इस तरह बात करते हुए जुगल की छोटी छोटी बिल्लौरी आंखें बिल्कुल दूसरी तरह की हो जाती थी। ना जाने किस किताब में उसने रात में चमकती बागों की आंखों का जिक्र पढ़ा था, कुछ कुछ वैसी ही। तब उसे जुगल का सारा शरीर एक जानवर का सा लगने लगता था, जिसके शरीर के लंबे लंबे बाल कपड़े रहने के बावजूद उसके सामने उभर आते थे। उसके शब्द भी वे शब्द नहीं रह जाते थे, झपट्टा मारने से पहले जानवर के गले से निकलती आवाजों का रूप ले लेते थे। आंखों के अलावा सामने नजर आते थे दो हिलते पंजे और कांपते जबड़े। उसका मन होता था कि उस जानवर के झपटने से पहले खुद ही उसे झपट ले। यह सोचकर अपनी झपटने की वह खुद ही कैसी नजर आती होगी, उसके मन में एक दहशत सी दौड़ जाती थी। जुगल जो भी बकझक करता उसके प्राय सभी शब्द उसे याद थे, उनका पूरा क्रम और सारे उतार चढ़ाव। जब वह जोर जोर से बोलकर थक जाता था तो ठंड और चुपते ढंग से बात करने लगता था। उसके बाद फिर गुस्सा चढ़ जाता था तो खामोशी साधकर बिस्तर पर पड़ जाता था। कई कई घंटे दो तरफा खामोशी से कमरे का वातावरण कसा रहता था। फिर खाना खाने की शुरुआत के तौर पर वह बेबी को अपने पास बुलाता था। बेबी भी सोफे के कोने में दुबकी हुई पहले से इसके लिए तैयार रहती थी। थोड़ी देर पापा का प्यार पा चुकने के बाद वह दबी आवाज में पूछ लेती थी, पापा मम्मी से कहूँ खाना ले आए? इस पर जुगल के गले में एक खास तरह की आवाज निकलती थी, समझौता करने के लिए मजबूर जानवर की घुर्राहट जैसी। बेबी पापा की बाहों से छूटकर किचन में या जहां भी वह होती उसके पास आ जाती। मम्मी पापा खाना मांग रहे हैं, कहते हुए बेबी के स्वर में हल्का संतोष होता कि अब शायद कार्यक्रम पूरा हो जाने से रात भर के लिए सोया जा सकता है। तोशी सहसा कोहनियों पर भार दिए कुर्सी पर सीधी हो गई। उसे अपने अंदर से लगा था जैसे सोचते सोचते वह किसी निर्णय के मुकाम पर पहुंच गई हो। पर वह निर्णय क्या था, यह सोच पाने से पहले ही वह फिर से निढाल होकर पहले की तरह लंबी हो गई। उसे लगा कि फुल स्पीड पर होने पर भी पंखा काफी तेज नहीं चल रहा। हर दोपहर की तरह उस समय भी बिजली का वोल्टेज शायद काफी डाउन हो गया था। उसने बाहें और टांगे सीधी करके एक अंगड़ाई ली, पर जम्भाई के लिए मुंह ना खुले। इसके लिए उसने अपने जबड़ों को कसे रखा। अपने गले से सुना देती जम्भाई की आवाज के साथ ही अक्सर अपनी उम्र के साल गिनने लगती थी। एक उम्र वह थी 19-20 तक की। जब वह किसी को भी जम्भाई ले देखती तो टोक देती थी या आंखें हटाकर दूसरी तरफ देखने लगती थी। तब से अब तक मुश्किल से 8 ही तो साल तो बीते थे। उसे अपनी आंखों के नीचे होठों के आसपास बुढ़ापा गिरता नजर आने लगा था। कोई उसकी उम्र पूछ लेता तो उसे खुद लगता था कि जैसे अपने आप को 27-28 की बताकर वह झूठ बोल रही है। सुनने वालों की आंखों में उसे हर बार लगता था कि उसे उसकी बात पर विश्वास नहीं आया। तब वह उसे पूरा ब्यौरा देने लगती कि उसने मैट्रिक किस साल में किया था, बीए किस साल में, और जुगल से जब उसकी शादी हुई तो वह कितनी दुबली लगा करती थी। उन दिनों को कि अपनी फोटो दिखाऊं, कहते हुए अपनी शादी का एल्बम भी निकाल लाती थी। पर अब इसका मौका भी नहीं आता था, क्योंकि पिछले 2-3 साल से यह सवाल उससे बहुत कम पूछा गया था। जुगल के साथ रहते हुए उसकी जिंदगी बाहर की दुनिया से उत्तरोत्तर कटती गई थी। जुगल को उसके मायके के लोगों से चिढ़ थी, अपने घर के लोगों से चिढ़ थी, पास पड़ोस के लोगों से चिढ़ थी, हर आने जाने वालों से चिढ़ थी। कभी कभी तो लगता था कि उस आदमी को सिवाय अपने से हर एक से चिढ़ है, बल्कि अपने आप से भी चिढ़ है। वह सुबह दफ्तर जाता था तो दफ्तर के लोगों पर बड़बड़ाता हुआ, शाम को वहां से आता था तो घर के लोगों पर बड़बड़ाता हुआ। जिंदगी की हर चीज उसकी नजर में किसी वजह से गलत थी और वह अकेला हर गलत चीज को ठीक करने के लिए क्या कर सकता था। मेरी तरफ से अब जाए भाड़ में सब, मैं अकेला कर भी क्या सकता हूँ। ऐसा कुछ कहने के बाद वह अक्सर एक लंबी झमाई लेता, जिससे मुंह के अंधेरे दायरे में उसकी जबान ऊंची हुंकार देती हुई सी जान पड़ती। जब वह मुंह बंद हो जाता तो होठों के तक फैल आई चिपचिपाहट को उसे हाथ और कोहनी के जोड़े से साफ करना पड़ता था। शायद एक यह भी वजह थी कि वह खुलकर जमाई लेने से अक्सर अपने को रोक जाती थी। अपना मुंह खुलने के साथ ही जुगल का खुला हुआ मुंह से नजर आने लगता था। जुगल का बालों से लदा दुबला शरीर सामने रहने पर भी उसे उतना परेशानी करता था जितना बाहर रहने पर। वह उसे उसके वास्तविक आकार में ही देखती थी, पर
परे रहने पर वह आकार जैसे काफी बड़ा होकर उसे चारों तरफ घेर लेता था। शाम को उसके घर आने से लेकर सुबह दफ्तर जाने तक वह दोपहर के इस एकांत की राह देखती थी, पर दोपहर के अकेलेपन की खींच भी सुबह शाम की झुंझलाहट से कहीं ज्यादा छा लेने वाली लगती थी। इस खीज में जुगल से उसका विरोध उसकी उपस्थिति से कहीं ज्यादा बढ़ जाता था। तब वह प्रतीक्षा करती थी जुगल के लौट कर आने की, क्योंकि सामने के जुगल पर तो वह हावी भी हो सकती थी, जबकि इस अनुपस्थित जुगल से वह अपने को बुरी तरह परास्त महसूस करती थी। बस बक्सों की तरफ से सुनाई दी खट की आवाज से वह थोड़ा चौंकी, फिर गर्दन का पसीना सुखाने के लिए सिर पीछे को झुकाकर थोड़ा और पसर गई। उस घर की सब आवाजों से वह अच्छी तरह परिचित थी। बहुत छोटा सा दायरा था उन आवाजों का। बक्सों की तरफ से चुईया के सुराख थे। उधर की हर आवाज चूहियों की भूल और उसे मिटाने को उनकी दौड़ धूप से संबंध रखती थी। एक आवाज जो पंखा चलने पर लगातार होती रहती थी, वह थी सामने दीवार के कैलेंडर की। बाहर बरामदे से जो भी कभी हल्की सी काएं और परों की फड़फड़ाहट सुनाई दे जाती थी। 4 बजे के करीब पानी आने से पहले नल के अंदर से एक लंबी सांस सी खींचने लगती थी। महीने में या 2 बार बाहर से डाकिया आवाज देता था। डाक जी और खर से इंग्लैंड या पोस्ट कार्ड अंदर को सरक आता था। चिट्ठी लिखने वाले को भी 2-1 लोग ही थे। उसकी बड़ी बहन जुगल, छोटा भाई और मीना, जो साल भर पहले साथ के घर में रहती थी। तीनों चिट्ठियों के वही बदे बधाए मजबून थे, जो हर बार लगभग उन्हीं शब्दों में लिखे हुए उन्हें मिल जाते थे। उनका उत्तर भी उसी तरह दे दिया जाता था। हर महीने की खरीदारी में 2 इंग्लैंड और 1 पोस्ट कार्ड उसी तरह शामिल रहते थे जैसे नमक, मिर्च और हल्दी के पैकेट। एक बहन, एक देवर, एक फ्रेंड, बाहर की इतनी दुनिया भी उन लोगों के वजह से ही बची हुई थी। जैसे उन तीनों की यह साजिश थी कि हर महीने में एक बार चिट्ठी जरूर लिखेंगे, वरना बाकी सारी दुनिया की तरह यह दुनिया भी उनके लिए मर सकती थी। अगर उन तीनों की चिट्ठियां आना हो जाता तो अपनी तरफ से ये लोग शायद कभी उन्हें लिखकर इसकी भी याद ना दिलाते। कुछ साल पहले और भी कुछ लोगों की चिट्ठियां आती थी। कुछ जुगल के दोस्त थे, कुछ और रिश्तेदार थे दोनों तरफ के, मगर धीरे धीरे ना जाने कैसे उनके संबंध चुकते गए। वह भी एक साजिश ही थी जैसे। 3 को छोड़कर बाकी सब लोगों ने एक एक करके उन्हें लिखना छोड़ दिया। कोई किसी का कुछ नहीं लगता, जुगल उनका जिक्र उठाने पर कहता था। वैसे ही वहम होता है कुछ दिनों का। इन 2-3 लोगों के साथ भी वहम ही बना हुआ है। जब खत्म हो जाएगा तब किसी को याद भी नहीं आएगी किसी की। जुगल की ऐसी बात करने पर उसे सब कुछ बहुत खाली और भयानक लगने लगता। जुगल की चमकती आंखों समेत गुस्सा भी आता था कि जुगल इतनी आसानी से इस बात को कैसे स्वीकार कर सकता है। वह खुद स्वीकार नहीं कर सकती, इस पर भी गुस्सा आता था। जुगल से शादी से होने से पहले उसे दुनिया कितनी भरी हुई लगती थी। लगता था कि वह अभी इस छोर पर है, उस भरी हुई दुनिया में अभी उसे उतरना है। अपनी तब तक की जिंदगी उसे बहुत अधूरी लगती थी, क्योंकि उसमें वास्तविक कुछ भी नहीं था। जो कुछ था वह उस आने वाले वास्तविक का हल्का आभास। कुल जमा 4, 6, 8 या 10 दिन, जिसमें लगा था कि एक शुरुआत हो सकती है। कुल जमा 3 या 4 चेहरे। सतीश उसका मौसेरा भाई था। फिर भी जहां कहीं उसे अकेली पाकर 3-4 बार उसने जबरदस्ती उसे चूम लिया था। हर कृष्ण की शादी में वह जो एक दोस्त आया था उसका, जो शादी की भीड़ में कई जगह उसके साथ सटकर बैठा था। मधु का भाई हरीश, जिसने उसके नाम 2-1 पत्र भी लिखे थे। बस में रोज साथ जा बैठने वाला वह लड़का जिसने एक दिन कसकर उसकी जांग पर चिकुटी काट ली थी। भूषण, जो शादीशुदा होने पर भी उससे कहता था कि वह अपनी पत्नी से तलाक लेकर उससे शादी कर लेगा। ऐसे ही छुटपुट था सब कुछ, पर कुल मिलाकर कुछ भी नहीं, क्योंकि लगातार कुछ नहीं था। लगातार थी तो सिर्फ यह जिंदगी जो 8 साल से जुगल के साथ वह जी रही थी। साथ रहकर सब कुछ से, यहाँ तक कि एक दूसरे से भी खाली होते जाते हुए की जिंदगी। वह कुर्सी से उठ खड़ी हुई, जैसे कि तय कर लिया हो कि जिंदगी के इस लगातार को अब अपने से झटक देगी। उठकर सबसे पहले खूंटी पर लटकते कपड़ों के पास आई। उन्हें उतारकर उसने बक्से पर पटक दिया। बक्से पर पड़ा उनका ढेर और भी बेहुदा लगा, तो उन्हें ऊपर से हटाकर इस तरह बक्से में ठूस दिया कि बक्से के ढक्कन में कुबड़ सा निकल आया। फिर दीवार से कैलेंडर उतारकर गोल किया और पलंग के नीचे दाग दिया। बिस्तर से चादर और गद्दा उतारकर कोने में डाल दिया और कुछ देर नंगे पलंग को देखती रही। उसके बाद उसने आसपास देखा कितना कुछ था कमरे में जिसे उथल पुथल किया जा सकता था। बक्से, मेज, रेडियो, सिलाई की मशीन, चटाइयाँ, कुर्सियाँ, सब चीज़ों पर नज़र दौड़ा चुकने के बाद आंखें किसी और चीज़ की तलाश करने लगी।
और क्या उसने सोचा, और इस एहसास से उसका मन उदास हो गया कि इन गिनी चुनी चीज़ों के सिवा और कुछ नहीं है जिसे उथल पुथल कर सकती थी। उदासी के साथ उसे अपने में एक गहरी थकान भी महसूस हुई। उसने फिर अंदर से उमड़ती जम्भाई को रोका। सोचा कि दफ्तर से लौटकर आने पर जुगल को घर में सब कुछ उथल पुथल मिले तो उसे कैसा लगेगा। शायद वह अपना मरी हुई मुर्गी जैसा चेहरा थोड़ा और लटकाकर चुपचाप कमरे को देखता रहेगा, या उससे वजह पूछेगा कि उसने यह सब क्यों किया है, और उसके जवाब ना देने पर जोर जोर से बकझक करने लगेगा। उसके बाद या किवाड़ जोर से बंद करके कहीं चला जाएगा, या मुंह दीवार की तरफ करके पलंग पर लेटा रहेगा। इसमें नया क्या होगा, उसने सोचा, और अब खुलकर जम्भाई ले ली। फिर उन चीज़ों को उथल पुथल करने में इतना समय लगाएगी, अरे बाद में तो समेटना भी तो उसी को होगा। वह पलंग के पास से हटकर फिर बरामदे में आ गई, जैसे कि जो कमरे में नहीं हो सकता था वह बरामदे में हो सकता हो। धूप अब भी पूरे बरामदे और दलान को ढके हुए थी। दलान की पीली मैली दीवार के उस तरफ कोई साइकिल में हवा भर रहा था, शायद साथ के घर का नौकर शिवाजीत। हर दूसरे तीसरे दिन दोपहर को वह आवाज़ सुनाई देती। अभी 2-3 हफ्ते से ही, पर दोपहर का ही वक्त क्यों? क्या उसकी साइकिल की हवा हमेशा इसी वक्त निकल जाती थी? उसके मन में आया कि दालान का दरवाज़ा खोलकर एक बार देख ले, पर उसने टाल दिया। उसे इसमें क्या दिलचस्पी है कि कोई किसी की साइकिल से हवा किस वक्त निकली और क्यों। वह दालान पार करके गुसल खाने में चली गई। वहाँ उसने नल खोल कर देखा, वहीं लंबी सांस भरने की आवाज़, और कुछ नहीं। दोनों बाल्टियां भी इस तरह खाली थी जैसे बिल्कुल नई लाकर वहां रखी हो। उसने नल की टोटी पूरी खोल दी कि पानी आए तो नीचे की बाल्टी में पानी पूरा भर जाए। फिर उसे ख्याल से कि वक्त से उसने टोटी बंद नहीं की तो फिर पूरा पूरा दलान में पानी भर ना जाए। उसने उसे पूरा भर दिया और बाहर निकल आई। इस बार बरामदे के कमरे में दाखिल होते हुए उसने अपने को अलग रखकर कमरे को देखने की कोशिश की। फर्ज करो कि जुगल दफ्तर से लौटकर आए और कमरे की हर चीज को अपनी जगह उसी तरह हो, पर वहां ना हो। वह जैसे जुगल के पैरों से कमरे में दाखिल हुई, पर उसे लगा कि जब तक हर चीज बिल्कुल पहले की तरह ना हो तो वह जुगल की नज़र से कमरे को नहीं देख सकती। कैलेंडर पलंग के नीचे जाकर पूरा खुल गया था। उसे उसने उठाकर वापस दीवार पर टांग दिया। गद्दे और चादर को एक बार फिर हल्के हाथों से झाड़ा और फिर पहले की तरह पलंग पर बिछा दिया। जो कपड़े बक्से में ठूसे थे उन्हें निकालकर पहले की तरह खूंटी पर लटका दिया। उसमें इतना एहतियात से रखा कि ना सिर्फ हर कपड़ा बिल्कुल पहले की तरह लटकाया जाए, बल्कि उसका साया भी दीवार पर उसी तरह पड़े जैसे कि पहले लटक रहा था। मन में अच्छी तरह इत्मीनान कर लेने पर सब कुछ बिल्कुल पहले की तरह हो गया है, वह फिर दहलीज के पास आ गई। अब उसने जुगल की नज़र से देखा। कमरा है, सारा सामान है, पर वह नहीं है। इस वक्त ही नहीं, उसके बाद भी कभी नहीं। जुगल के पास पूरा घर है, बेबी है, सब कुछ है, पर बगैर उसके पूरा घर उसी तरह है, बेबी उसी तरह है, सोफे के कोने में गुमसुम बैठी हुई, सब कुछ उसी तरह है, पर बगैर उसके। उसे लगा कि यह स्थिति जुगल के लिए सचमुच नहीं है। इस नई स्थिति में जुगल को कैसा लग रहा है? वह घबराया सा चारों तरफ देख रहा है, उसे ढूंढ रहा है, लोगों से पूछताछ कर रहा है। उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। सचमुच यह कितना चाहेगी कि जुगल को ऐसी घबराहट में देख सके, पर उसकी मुस्कुराहट पूरी तरह होठों पर फैल नहीं सकी, क्योंकि खाली कमरे को जुगल की नज़र से देखते हुए उसे घबराहट की जगह हल्की सी तसल्ली महसूस हुई। उसे लगा कि यह जानकर कि वह घर में नहीं है, अब वह कभी नहीं आएगी। जुगल का लटका हुआ चेहरा थोड़ा और खिल गया है और उसके होठों पर वैसी ही मुस्कुराहट आ गई है जैसी अभी अभी उसके होठों पर थी, और वह उसे छिपाने की कोशिश कर रहा है। इससे एक झटका सा लगा। नहीं, वह ऐसा नहीं होने दे सकती। खुद वहां से गायब होकर जुगल को उस तरह मुस्कुराते नहीं देख सकती। उसने झट से अपने को भी वापस अपनी जगह पर रख दिया और कमरे से निकल आई। उसके बरामदे में निकलते निकलते एक हल्की फड़फड़ाहट वहां से उठकर आकाश में चली गई। उसने झूठी प्यालियां उठाकर रसोई में रख दी, गुड्डों की किताबें समेट कर एक तरफ कर दी। पसीने से शरीर तरबतर हो रहा था, इसलिए गुसल खाने में जाकर एक बार फिर टोटी खोल दी। नल के अंदर से कुछ देर वही खकारने की परिचित आवाज सुनाई देती रही। फिर एक एक बूंद पानी की नीचे रिसने लगी।